In the last class, we were discussing about the non-profit, non-performing assets, right? Non-performing assets के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, and we also completed the Banking Regulation Act 1949. Who is going to tell me about the Banking Regulation for 1949? What are the various provisions which is made under this? Priya, tell me. Yes, Abhijit, बोलिए. Ma'am, the IBI gets a power to remove the director of a bank and co-director also, and some step initiated for the IBI to take regulate the bank and steadiness of the bank. It's called the strong bank and the weaker bank amalgamate to the and create a new bank also. Okay, and good. 1970 is 14 bank now nationalized also. That is under the Banking Regulation Act 1969, 1970. and that is banking acquisition right, that is 1970. तो basically 1969 का नाम चेंज करके 1969 का जो था आपका नाम उसको चेंज करके 1970 में उसको कन्वर्ट कर दिया गया. ठीक है, क्लियर है? Yes, ma'am. Okay. Let's move toward the NPA non-performing assets. What I already told you कि जो non-performing assets होता है वो क्या होता है कि whenever we are taking the loan, for us that is a liability, but when the bank is providing that loan is basically assets for them, because with that amount, with the principal amount, they will get the interest as well. So in short, we can say that the loan is basically the medium of revenue for the bank, right? So we all knows about it. If we are talking about the foreign, if we are talking about the fixed deposit, तो फिक्स डिपॉजिट अगर आप किसी भी बैंक में करते हैं तो हार्डली यू विल गेट 4 or 5% इंटरेस्ट, 5, 4, 5, 6 hardly. But when we are taking the loan interest is never less than 10 or 11%. That is true. So basically, the amount which we are basically giving the bank, those amount is used as a loan. They are providing loan to the people, the credit facility which is provided by the bank. But sometimes this happens that whenever the loan is even passed, the loan is provided to the person or to the company, but unfortunately that the amount is not returned. ठीक है, लेकिन amount जो है वो return नहीं होता है. तो ऐसे सिचुएशन में एक टाइम पीरियड है 90 डेज का, उसके बाद हम उस लोन को, उस अमाउंट को हम ऐसे एज ए एनपीए क्या करते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट. ठीक है, तो जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है वो आपका एक तरीके से क्या है, इज अ लोन और एडवांस. दैट इज अ लोन और एडवांस फॉर विच द प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट रिमेन्ड ओवर ड्यू टू अ पीरियड ऑफ 90 डेज. आई बात समझ में, यहाँ तक सबको क्लियर है? What is the meaning of non-performing assets? That is clear. Okay. तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि एनपीए को हमने कुछ और फर्दर पार्ट में डिवाइड किया है. एंड व्हाट आर दोस? द फर्स्ट वन इज सब स्टैंडर्ड एसेट. ठीक है, तो बैंक जो है उसने क्लासिफाई कर दिया है एनपीए को कुछ अदर पार्ट्स में. वो क्या क्या है? द फर्स्ट वन इज सब स्टैंडर्ड एसेट. तो सबसे पहले क्या है सब स्टैंडर्ड एसेट. मैं आप लोगों को इसका डेफिनेशन और थोड़ा सा की वर्ड्स बता दूंगी कि क्या होता है बेसिकली ये. देन वी विल अंडरस्टैंड द एनपीए इन द वेरी डिस्क्रिप्टिव मैनर. ठीक है, तो सब स्टैंडर्ड एसेट क्या है? जब एसेट विच हैज रिमेन्ड एनपीए फॉर अ पीरियड लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ. ठीक है, तो जब एनपीए मतलब आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट तो 3 महीने के बाद से ही हम एनपीए मानना शुरू कर देते हैं. लेकिन सब स्टैंडर्ड एसेट का मतलब ये है कि जब एसेट जो है वो एनपीए की तरह ही रह जाए, यानी 3 मंथ बाद भी उसकी पेमेंट ना हो. तो इन शॉर्ट एसेट विच इज रिमेन्ड एज अ एनपीए फॉर द पीरियड लेस देन और इक्वल टू द 12 मंथ, यानी 1 साल या 1 साल से कम जब एनपीए रहता है तो उसको हम कहते हैं सब स्टैंडर्ड एसेट. तो उसको क्या बोलते हैं हम? सब स्टैंडर्ड एसेट. क्लियर बात समझ में आया? Yes, everyone, turn on your camera. Everyone. Okay. So what is the meaning of NPA? NPA क्या है? NPA आपका बेसिकली नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है. वो एक तरीके का लोन और एडवांस है. जब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट 3 महीने तक रिमेन ओवर ड्यू रहे
तो ऐसे सिचुएशन में हम उस अमाउंट को एज ए एनपीए क्या करते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं। यहाँ पर जो कुछ मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे पहला एनपीए में भी कुछ क्लासिफिकेशन कर दिया गया है, ठीक है, जैसे सब स्टैंडर्ड एसेट। तो सब स्टैंडर्ड एसेट का मतलब ये है कि एसेट जो रिमेन एनपीए रह जाए आपके 1 साल के लिए या 1 साल से कम के लिए, तो दैट इज सब स्टैंडर्ड एसेट। यस आशुतोष। मैम जैसे कि हम लोन ये कार लोन या फिर ये मोटरसाइकिल लोन लिए, उस पे अगर हम 3 महीने का इंटरेस्ट या प्रिंसिपल अमाउंट नहीं पे करते हैं तो वो हमारे लिए ये एनपीए कहला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन क्या होता है कई बार, जैसे कि कभी हाँ आशुतोष प्लीज कंप्लीट योर क्वेश्चन फर्स्ट, देन विल आई विल एक्सप्लेन इट। तो मैम उस केस में होती है कि कंपनी 2-3 बार नोटिस जो भी हो, इंश्योरेंस कंपनी या फिर जो भी कंपनी नोटिस भेजती है कि आपको पेमेंट करना है, नहीं तो आपकी कार या जो भी सीज हो जाएगी, नहीं तो फिर आप ये तो मैम तो यही प्रोसेस हमारा एनपीए कहलाता है या फिर ये कुछ और प्रोसेस है, वही पूछ रहे हैं। सेम है। लेट मी टेल यू, एनपीए क्या है ना, इट इज अ बेसिकली अ बैड लोन, है ना। जैसे एनपीए की सिचुएशन में कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि एक कोई पर्सन है, जैसे तुमने एग्जांपल दिया कि भाई मैंने कार लोन लिया, एग्जांपल में क्या कार लोन लिया। अब कार लोन में क्या होता है ना कि आपके कार के पेपर से प्लेज कर लेती है बैंक कई बार। जैसे आपने कार पे लोन लिया ना, तो कार के पेपर्स आपके बैंक के पास होते हैं। जैसे 5 साल के लिए कार लोन लिया तो 5 साल तक बैंक के कार के पेपर्स आपके बैंक के पास रहेंगे, ठीक है। आगे चल के अगर जैसे मान लीजिए कि कभी भी किसी पर्सन की जॉब छूट गई, है ना, अब उसके पास पेमेंट या फिर उस इंस्टॉलमेंट को पे करने के लिए टाइम नहीं है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में 3 महीने तक, एग्जाम्पल में 3 महीने तक ना प्रिंसिपल अमाउंट पे किया ना इंटरेस्ट के साथ कुछ पे ही नहीं किया 3 महीने तक, तब जाकर के बैंक जो है वो 30 डेज का एक्सेस पीरियड देती है कि भाई 30 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दीजिए। उसके बाद वो एक्शन लेती है, वो 2 बार आपको नोटिस एटलीस्ट देगी, आपको कुछ टाइम देगी, टाइम पीरियड प्रोवाइड करेगी, एंड देन आफ्टर दैट यू हैव टू मेक पेमेंट, राइट। सो दैट इज द सिचुएशन ऑफ द एनपीए एज वेल। लेकिन कई बार होता है कि 3 महीने के बाद पेमेंट हो जाता है, 3 मंथ के बाद पेमेंट हो जाते हैं, तो ऐसे केस में बैंक कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेती है पर्सन के अगेंस्ट, है ना। आ रही है बात समझ में। अब इसी के अंडर में आपके कुछ टाइप्स हैं, जैसे सब स्टैंडर्ड एसेट्स हैं, जहां पर 1 साल तक या 1 साल से कम तक कोई पेमेंट हुआ ही नहीं, ठीक है। तो लाइक यहाँ 3 मंथ से की बात सिर्फ नहीं हो रही है, यहाँ 1 साल की बात हो रही है सब स्टैंडर्ड एसेट्स में। क्लियर हुआ ये पॉइंट, सब स्टैंडर्ड एसेट? यस मैम। क्लियर। चलिए नेक्स्ट वन इज डाउटफुल एसेट। डाउटफुल एसेट, डाउटफुल एसेट। तो डाउटफुल एसेट क्या है? डाउटफुल एसेट में यहाँ एन एसेट वुड बी क्लासिफाइड एज डाउटफुल इफ इट हैज रिमेन्ड इन द सब स्टैंडर्ड कैटेगरी फॉर द पीरियड ऑफ 12 मंथ। तो सब स्टैंडर्ड एसेट जहां पर एसेट जो है वो रिमेन एनपीए रह जाएगा, एनपीए आपका है, ठीक है, रिमेन एनपीए है, एंड फॉर पीरियड ऑफ लेस देन इक्वल टू 12 मंथ, मतलब वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट रह गया 1 साल से कम। डाउटफुल एसेट यानी कि जो एसेट है वो डाउटफुल रह गया जब वो सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में 1 साल तक रह गया। यानी एग्जांपल मैं एम शेयरिंग द स्क्रीन, सी इट वेरी केयरफुली। सो द फर्स्ट सिचुएशन व्हेन देयर इज अ एनपीए, एनपीए का मतलब ही यहाँ है कि 3 मंथ तक पेमेंट नहीं आया आपके किसका, इंटरेस्ट का प्लस प्रिंसिपल अमाउंट का, so this is NPA. The second situation is substandard asset. Substandard asset. तो यहाँ पर हो सकता है कि ये जो है एनपीए वाला सिचुएशन तो है ही, यानी कि 3 महीने तक पेमेंट तो हुआ ही नहीं, और ये चीज आपका 12 मंथ तक चला। आ रही है बात समझ में? 12 मंथ तक चला ये। नेक्स्ट जो है आपका डाउटफुल एसेट, यानी कि सब स्टैंडर्ड एसेट, यानी कि 1 साल से कोई पेमेंट नहीं हुआ और वो और 1 साल तक चला, 1 मंथ तक चला। क्लियर हुई बात, समझ में आया एवरीवन? द फोर्थ 1 मंथ और 1 ईयर। हाँ, यहाँ पर 3 महीने तक एनपीए है, तो ये 3 महीने तक पेमेंट नहीं हुआ तो ये एनपीए है। सब स्टैंडर्ड एसेट यानी कि एनपीए है और वो चीज मतलब 3 महीने तक तो पेमेंट नहीं हुआ, उसके अलावा वो चीज 1 साल तक चला, 1 ईयर, ठीक है, 1 ईयर या 1 साल से कम। डाउटफुल एसेट यानी कि वो 1 साल सब स्टैंडर्ड एसेट में वो रहा पैसा और उसके बाद फिर वो 1 साल, सॉरी 1 मंथ नहीं है, 1 ईयर, 1 ईयर यानी 12 मंथ तक वो आपका सब स्टैंडर्ड एसेट में ही रह गया। आई बात समझ में? अब क्लियर हुआ सबको एवरीवन? प्रिया, अभिजीत, रोहित? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
तो यहाँ पर आपका ये सिचुएशन है, मतलब कि हर एक टाइम पीरियड के बाद आप जो एनपीए का नाम जो है ना, मतलब यू आर गोइंग टू चेंज और क्लासिफाइड इनटू द अनदर टर्म्स, लाइक द फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज एनपीए टिल 3 months. Once it will over the 3 months, then it will move toward the substandard assets. Once the substandard assets time period is off, then another doubtful assets. It will be remain for 1 year more. So like this, and the last one is loss assets. Loss assets, LOSS, loss assets. Loss assets. ठीक है, हो गया। अब लॉस एसेट का सिचुएशन क्या है? तो जो एनपीए आपका जो अमाउंट है वो कई बार जो बैंक है वो आपकी वसूल लेती है। कैसे वसूल लेती है? जैसे कि व्हेन यू आर टेकिंग द लोन, यू आर बेसिकली प्रोवाइडिंग सम एविडेंस और कोलेटरल टू द बैंक। कोलेटरल हम देते हैं, जैसे कोई अगर एजुकेशन लोन लेता है नॉर्मल बैंक से, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डीआरसी एंड ऑल, आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल लोन, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन, इफ एनीवन इज टेकिंग, so in behalf of that, what the bank is taking collateral, right? Like the property paper, sometimes they are taking, if you are purchasing the vehicle or something, then they are going to pledge those documents in the bank. So here the same situation is with the NPA. Like first of all, if the payment is not made, they are going to take it through your collateral by selling it, by bidding it, in short. Okay? But in the loss asset, it is basically defined by the RBI, Reserve Bank of India. They defined this loss asset. Loss asset कब आपका होगा? When the loss asset, when the NPA is considered as loss asset, then जो आपका value था as a collateral enough नहीं है, then in that situation it will become the loss asset. अब जैसे मान लीजिए कि अगर NPA का जो amount है that is 1 crore rupees, and जो प्रॉपर्टी पेपर्स जो रखे हुए थे बैंक के पास, that is of 50 lakh rupees. So in that situation, that other 50 lakh rupees is basically become your loss asset, because you are not able to get the principal amount and the interest amount from that collateral. So when the collateral is not sufficient to meet the NPA, so in that situation it will become loss asset. Clear? Yes, clear ma'am. हो गया? Okay. So No, loss ma'am, once asset more. हाँ, लॉस एसेट का मतलब क्या हुआ कि इट इज कंसिडर्ड अनकलेक्टेबल एंड ऑफ सच लिटिल वैल्यू दैट इट्स कंटिन्यूअस एज अ बैंकेबल एसेट, इज नॉट वारंटेड से बना है, although there may be some salvage or recovery value. So here what it is telling about, then when the recovery amount, when the collateral or the value, whatever you deposited with the bank at the time when you are taking the loan, that is not sufficient to meet that NPA amount. मान लीजिए कि अगर आपने लोन लिया 10 लाख का, 15 लाख का, और वैल्यू सिर्फ आपने जो कोलेट्रल के लिए डिपॉजिट किया, कई बार तो ऐसे बैंक इसको भी एनालाइज कर लेती है कि इसका वैल्यू कितना होगा, लेकिन अगर कहीं पर भी ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि जो आपने पैसा जो आपने प्रॉपर्टी या जो भी आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट किया है वो आपके एनपीए अमाउंट के लिए इनफ नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि जो अमाउंट आप कलेक्ट ही नहीं कर पाए वो तो लॉस हो गया ना आपके लिए। लॉस हुआ कि नहीं? यस मैम। सो दैट विल बिकम लॉस एसेट। क्लियर हो गई बात? समझ में आया एवरीवन? यस मैम। ओके, सो लेट्स मैम इन शॉर्ट ये हुआ, मैम इन शॉर्ट कहे कि जो हमारा कोलेट्रल अमाउंट, जो कोलेट्रल जो एसेट जो रखे वो हमारा जो अमाउंट लोन का हुआ उस अमाउंट से अगर लोअर ये उसका एसेट वैल्यू रहा, अगर अमाउंट वैल्यू रहा तो वो हमारे लिए ये लॉस एसेट कहलाएगा। यही बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तुम बैंक जो लोन देती है तो उसका मेन पर्पस तो यही होता है ना कि इंटरेस्ट के साथ प्रिंसिपल अमाउंट वापस ले, तो उनके लिए तो बेनिफिशियल टर्म होता है लोन प्रोवाइड करना। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि बैंक से कितनी कॉल्स आते हैं फॉर द लोन एंड ऑल, है ना। So why they are doing that? Because through loan they are basically getting the revenue. Revenue उनको उन्हीं से मिलता है। लेकिन जब एनपीए हो गया और एनपीए के बाद 10 लाख के लोन का पैसा जो है वो हम पूरा नहीं निकलवा पा रहे, बिकॉज द कोलेट्रल और द वारंटी विच इज प्रोवाइडेड दैट इज ऑफ द लिटिल वैल्यू और इट इज वेरी लेस, सो इन दैट सिचुएशन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द लॉस एसेट। क्लियर? चलिए यस मैम।
चलिए, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में अब हम लोग प्रॉपरली पढ़ते हैं, डिस्क्रिप्टिव। तुम लोगों को पूरा इसका ब्रीफ में नॉलेज हो गया कि एनपीए क्या होता है, सब स्टैंडर्ड एसेट क्या होता है, डाउटफुल एसेट क्या है, लॉस एसेट क्या है। दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ लेट्स स्टार्ट विद इट एंड राइट इट डाउन। सब लोग लिखना शुरू कीजिए इसको। तो एनपीए जो है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है, ये कुछ नहीं है बल्कि एक लोन है जो एक इंडियन बैंक देता है फॉर एंड द अदर ऑपरेटिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस whose interest as well as the principal amount have been state of overdue status for purely long time। और ये मत सोचिएगा कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो होता है ये सिर्फ इंडिविजुअल्स के टर्म में होता है, ये कंपनीज के टर्म में होता है। अगर तुम लोग को याद होगा केस ऑफ द आईसीआईसीआई विद द वीडियोकॉन, याद है कुछ केस? यस मैम, वीडियोकॉन इज बैंक। एग्जैक्टली। तो वीडियोकॉन जो था ना, उसको मैं आई कैन नॉट एबल टू एक्सप्लेन। अनफॉर्चुनेटली जो वीडियोकॉन है, इट वाज टोटली डिक्लाइंड एंड द कंपनी इज डिसॉल्व्ड नाउ। सो व्हाट हैपेंड कि लाइक द बैंक जो आपका वीडियो लोन का जो अमाउंट था, दैट वाज कन्वर्टेड इनटू एनपीए बिकॉज द कंपनी वाज इन टोटली लॉस में थी कंपनी। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, क्योंकि एनपीए था इसीलिए इसके ऊपर जब लीगल एक्शन लिया गया तो इसके अंदर इंटीग्रल पूरा सिचुएशन पता लगा कि इवन द वीडियोकॉन वाज नॉट इन द सिचुएशन दैट दे आर एबल टू रिपे, स्टिल the bank was provided the NPA because of the personal relation. Bank provided the loan and that converted into NPA. So that is the reason कि इसके ऊपर पूरा compensation बैठ गया। ठीक है, तो NPA जो होता है कई बार कंपनीज के साथ भी ऐसा होता है। जैसे आप लोग किंगफिशर ले लीजिए, that airlines was totally declined, ठीक है, and the amount which is taken as a loan that was also basically become NPA and the loan was taken by SBI. So the point is कि ये सिर्फ इंडिविजुअल के टर्म में नहीं होता है, it is basically happen in the corporates when the corporates are taking the loan। ठीक है, so जो NPA है ना, वो बैंक के मार्जिन का बहुत ही मेजर पोर्शन जो है वो क्या कर जाता है, खत्म कर देता है। जैसे एग्जाम्पल में अगर कोई बैंक है, इसका एक 1 ईयर में जो उसका इंटरेस्ट आया है उसके प्रिंसिपल अमाउंट के साथ, मान लीजिए 20 करोड़ है, तो अगर एनपीए आपका 10 करोड़ है तो इन शॉर्ट आपका वो जो इंटरेस्ट जो आपका मार्जिन आया वो 10 करोड़ तो खत्म हो गया एक तरीके से। ठीक है, तो जो आपका एनपीए होता है, इट्स अ लार्ज पोर्शन ऑफ द बैंक्स मार्जिन, बैंक के मार्जिन का अच्छा खासा पोर्शन को वो खत्म कर देता है। ठीक है, और एनपीए जो है, इट इज बेसिकली शोइंग दैट हाउ हेल्दी योर बैंक इज। जैसे कि अगर आपके बैंक में एनपीए का अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो ऐसे सिचुएशन में जो बैंक होगा वो बिल्कुल ही वो उसका सिचुएशन वर्स हो जाएगा, है ना। तो एनपीए और नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है, इट इज नॉट अ डिजायरेबल फेनोमेनन दैट बैंक्स वांट। इन इंडिया अगर हम बात करें बैंकिंग सिस्टम में, तो इट इज अ काइंड ऑफ अ कैंसर विच इज डिस्ट्रॉइंग द ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। समझ में आ रही है बात जो मैं बता रही हूँ, सारे पॉइंट? लाइक when we are they are using the phrase cancer because like the cancer, it is destroying the human body. The same situation is with the NPA, that it is destroying the banking system of India. अगर हम आरबीआई की बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो उन्होंने they define the NPA, ठीक है, उन्होंने एनपीए को डिफाइन किया है और एनपीए के लिए उन्होंने बहुत सारे सर्कुलर्स को भी रिलीज किया है। ठीक है, अब वो तो हमें पता ही लग गया कि इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल रिमेन ओवरड्यू फॉर द 90 डेज इन रिस्पेक्ट ऑफ द टर्म लोन। ठीक है, अब यहाँ पर आपके कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं बताऊंगी। टाइप्स ऑफ एनपीए तो क्लियर है सबको? टाइप्स ऑफ एनपीए क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. व्हाट आर द टाइप्स? व्हाट आर द टाइप्स? Substandard assets, doubtful assets, and loss assets. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, चलिए अब कौन कौन से सिचुएशन में इन्होंने थोड़ा सा स्पेसिफिकली आरबीआई ने डिफाइन किया और क्या क्या चीजें डिफाइन किया उन्होंने एनपीए को लेकर। सबसे पहले लिखिए, an account is out of order and NPA is only about the long term loans and it can be possible with the short term loans as well, right? Like let me tell you one of the example, like when you are using the credit card and you are not paying the amount for 2 or 3 or 4 months, so sometimes see the amount is very small, so bank is not taking
क्विक एक्शन, बट यस दे आर बेसिकली इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट। कुछ याद होगा तुम लोग को, अगर तुम लोग में से कोई भी क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, अगर आपने 3-4 महीने पेमेंट नहीं किया ना, तो यू हैव टू पे द वेरी हाई अमाउंट और इंटरेस्ट रेट, है ना। Yes, तो ma'am. यहाँ चलिए Yes, ma'am. यहाँ पर यही देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं इसमें जो आरबीआई ने बताया है। फर्स्ट कुछ कंडीशंस है कि एनपीए हम कब कहेंगे कि ये एनपीए का सिचुएशन है। फर्स्ट, an account is out of order, an account is out of order with respect to cash credit, an account is out of order with respect to a cash credit, an account is out of order with respect to a cash credit / overdraft. An account is out of order with respect to a cash credit / overdraft. ठीक है, तो अगर आपका आउट ऑफ ऑर्डर हो जाए, अकाउंट ओवरड्राफ्ट रहे, ठीक है, तो इन दैट सिचुएशन आल्सो इट विल बिकम द एनपीए। सेकंड सिचुएशन, a bill remaining overdue for more than a period of 90 days. A bill remaining overdue for more than a period of 90 days. For more than a period of 90 days. यानी कि अगर कोई अकाउंट है जो आउट ऑफ ऑर्डर हो जाए, यानी कि कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट पेमेंट नहीं हो टाइमली, कोई बिल है जो रिमेन ओवरड्यू रह जाए आपका 90 डेज तक के लिए, मोर देन पीरियड ऑफ 90 डेज, अ बिल रिमेनिंग ओवरड्यू फॉर मोर देन अ पीरियड ऑफ 90 डेज। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द सिचुएशन? द इंस्टॉलमेंट ऑफ अ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। ये सारे कंडीशंस लिख रहे हो ना रजत, रोहित, लिख रहे हो? यस मैम। रजत तुम लिख रहे हो? I think you are not writing. Priya, Abhijit and everyone, turn on your camera. Abhishek, Utsav. Abhishek and Utsav, turn on your camera. Was telling. Yes. So first condition is an account is out of order with respect of the cash credit and overdraft. The second situation is a bill remaining overdue for more than a period of 90 days. Third condition में क्या है कि the installment of the interest or principal, the installment of the interest or principal would remain overdue, will remain overdue for 2 crop season. अच्छा, 2 crop season का मतलब समझते हो क्या होता है? जैसे कि तुम लोग को पता होगा कि in the agriculture the farmers are totally dependent upon those cropping system and all, crop वगैरह उगाना, these things they are doing basically, है ना। Sometime the हर एक जो भी आप प्रोडक्ट जो भी आप प्रोड्यूस करते हैं, अगर वो 2 सीजन तक, 2 क्रॉपिंग सीजन, अब 2 क्रॉपिंग सीजन तक अगर उसका पेमेंट नहीं हुआ, ठीक है, इन द केस ऑफ द क्रॉप दैट ग्रो फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन, जैसे कोई क्रॉप 3 महीने के लिए है, 6 महीने के लिए है, ठीक है, और फिर दूसरा सीजन आ गया वो भी 5 से 6 महीने के लिए है, तो ऐसे सिचुएशन में कि अगर आपका इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल का और इंटरेस्ट का ओवरड्यू रह जाए 2 क्रॉप सीजन तक, इन केस क्रॉप दैट ग्रो फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन का मतलब है जो क्रॉप 3 महीने और 6 महीने में उग जाते हैं, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में भी हम उस अमाउंट को एज ए एनपीए लेंगे। आई बात समझ में? द इंटरेस्ट एंड द प्रिंसिपल वुड रिमेन ओवरड्यू फॉर 2 क्रॉप सीजंस इन केस द क्रॉप दैट ग्रो फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, so that is also the case of the NPA. Next one is the installment of interest or principal, the installment of interest or principal that is overdue for a crop season. a crop season यानी एक crop season की बात हो रही है। The installment of interest or principal that is overdue for a crop season in case of long duration crops. The installment of interest or principal that is overdue for a crop season in case of long duration crop. In case of long duration crop. Clear?
मैम लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप का मतलब 6 मंथ के लिए? 1 साल लगभग 1 ईयर, मतलब वही 6 मंथ से ज्यादा ही होता है। कोई भी क्रॉप 1 साल तक के लिए तो होता नहीं है, ज्यादातर 6 मंथ से ज्यादा ही होता है, 6 मंथ 7 मंथ। और जो बहुत ज्यादा शॉर्ट ड्यूरेशन का है 2 महीने 2.5 महीने वाले, उसके लिए 2 क्रॉप सीजन, और एक लॉन्ग ड्यूरेशन वाले क्रॉप के लिए 1 सीजन। Next situation, the amount of liquidity that is outstanding, for a continuous period of 90 days. The amount of liquidity that is outstanding for a continuous period of 90 days. The amount of liquidity that is outstanding for a continuous period of 90 days. लिख लिया? यस मैम। Yes, ma'am. तो ये सारे कंडीशंस में भी आपके एनपीए हो जाएंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ एनपीए बताइए दिया, सब स्टैंडर्ड एनपीए जो ओवरड्यू है लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ, डाउटफुल एनपीए जो कैटेगरी है सब स्टैंडर्ड एनपीए का और वो 1 साल या 1 साल से कम, लॉस एसेट जब एनपीए जो है वो रिकॉग्नाइज हो जाएगा लॉस इनकर्ड बाय द बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन which inspection done by the RBI, it means the amount whatever is basically deposited with the bank as a collateral that is not sufficient. What is the norms of provisioning? क्या क्या इसके norms है provision के? अच्छा, इससे पहले ना norms पे बताऊंगी, इससे पहले एक और term है that is factor that contribute to NPA. किस किस reason से NPA हो सकता है, क्या क्या factors है? तो सबसे पहला reason है NPA का कि प्रॉपरली इंस्पेक्ट नहीं कर पाना क्रेडिट वर्दिनेस। आ रही बात समझ में बैंक की? अच्छा, तुम लोग को पता होगा कि आजकल एक क्रेडिट पॉइंट मिलता है, कुछ पता है? यस मैम। क्रेडिट पॉइंट, जब आप जितनी जल्दी आप अपनी क्रेडिट कार्ड का बिल भरते हैं उतना ज्यादा वो पॉइंट स्ट्रॉन्ग होता जाता है। तो उस पॉइंट का यूटिलाइजेशन क्या है? तो वो पॉइंट के थ्रू ना आप किसी भी बैंक में अपने लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज दे विल अंडरस्टैंड दैट द अमाउंट यू आर पेइंग दैट इज वेरी फास्टली, सो इट मीन्स दैट योर क्रेडिट वर्दिनेस इज वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पर जो फैक्टर्स हैं कि एनपीए आखिर क्यों राइज हो रहा है और क्या रीजन है, अब बैंक ऐसा क्या मिस्टेक कर रहा है कि इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हो रही है बैंक में। तो सबसे पहला है कि जो बैंक जिसको भी लेंड कर रहा है पैसा, यानी जिसको भी पैसा वो दे रहा है एज अ लोन अमाउंट, ठीक है, कॉर्पोरेशन को, पर्सन को, whose credit worthiness is not guaranteed and taking a lot of high risk। अब बैंक क्या सोचती है ना कि भाई कंपटीशन है, तुम लोग देखते ही होगे कि if you are talking about the government bank, if you are talking about the private banks, there is so many banks which is available in India, और हर एक बैंक जो एक दूसरे से compete करती है। ठीक है, अब इसकी वजह से कई बैंक ने क्या कर दिया, दे आर बेसिकली मेक इजी प्रोसेस उसने कर दिया बैंक को बैंक के थ्रू लोन प्रोवाइड करने का। क्विक, एक बार बटन दबाने से यू विल गेट द लोन अमाउंट। दिस इज द नाउ अ डेज, ये अभी आपका एरा चल रहा है। अब ऐसे सिचुएशन में बैंक हाई रिस्क ले लेती है, बैंक तो हाई रिस्क में है बिकॉज दे डोंट नो कि वो पैसा दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। तो lack of proper analyzing the credit worthiness of the corporates and the people, that is the first reason or the factor which is contributing to the NPA, non-performing assets. So this point is clear? This point is clear? Second one, the banks are not able to diminish their losses by complete understanding of the sufficiency of the bank in terms of loan or capital loss at specific time frame। या बैंक जो है वो नहीं समझ पाती है लॉस को, जो कि बेसिकली क्या करते हैं इन द लोन और कैपिटल लॉस, जो कैपिटल लॉस और लोन हो रहा है, दे आर नॉट एबल टू डिमिनिश, उसको जब वो कम नहीं कर पाती है और उसको वो बेसिकली अंडरस्टैंड समझ ही नहीं पाती है। ठीक है, सो देयर इज अ लैक ऑफ एनालाइजिंग द सिचुएशन व्हेन द बैंक इज सफरिंग फ्रॉम द लॉस, कैपिटल लॉस और लोन अमाउंट की वजह से वो लॉस में जा रही है, दे आर नॉट एबल टू एनालाइज इट। नेक्स्ट वन इज द फंड्स आर बीइंग redirected elsewhere by the promoters of the company। अब एनपीए का सिचुएशन कब और क्रिएट होता है,
जब जो फंड, मान लीजिए कोई प्रोमोटर, अच्छा हु इज द प्रोमोटर, हु इज द प्रोमोटर? कंपनी ओनर्स, हाँ, कंपनीज का ओनर्स, कंपनी ओनर, whose idea is basically used for starting the business, idea right? basically used. हाँ, the promoter. तो कई बार क्या होता है कि प्रोमोटर पैसे तो ले लेती है, बैंक से उठा लेती है पैसा, फॉर व्हाट? फॉर स्टार्टिंग द कॉर्पोरेट फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस, एंड देन आफ्टर दैट दे रीडायरेक्टेड दैट फंड टू द एल्सवेयर, और उसको पैसे को कहीं और लगा देती है, ठीक है, कहीं और भेज देती है। तो ऐसे सिचुएशन में बैंक जो है वो देख ही नहीं पाता है कि पैसे का यूटिलाइजेशन क्या हो रहा है। So the funds are being redirected elsewhere by the companies, promoters of the company. कंपनी के प्रोमोटर जब पैसे को कहीं और ट्रांसफर कर देते हैं, रीडायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है the bank that try to fund projects, the banks that try to fund projects that are not viable. The bank that try to fund a project that are not viable, VIABLE. अच्छा, ये सिचुएशन कब अराइज होता है? When this situation is arise, when the project which is going on in the companies and the bank is ready to invest the amount on those particular project, but the benefit which is related with the project is not very high, or it might be possible that that project is not useful at all, ठीक है। तो कई बार बैंक जो है वो फंड दे देती है प्रोजेक्ट को, लेकिन वो प्रोजेक्ट कई बार इनकम्प्लीट रह जाता है, वाइबल नहीं होता है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं उस प्रोजेक्ट का, बहुत सारे रीजंस हैं जहां पर वो प्रोजेक्ट एक तरीके से लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो वहां पर भी बैंक जब फंड लगा देती है, पैसा लगा देती है, तो दैट देयर इज अ हाई चांसेस दैट दैट अमाउंट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू एनपीए। So the point is clear. This point is clear to all of you. Yes. Yes, ma'am. Okay. Next one is not enough means to collect as well as distribute the credit information in between the commercial banks. So यहाँ पर एक और भी रीजन है एनपीए का, जब आपके पास कोई क्रेडिट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए कोई सही तरीका नहीं है, ठीक है। ये भी पॉसिबिलिटी होता है कि जब बैंक है वो पैसा दे देती है और उसको कलेक्ट करने के टाइम पे दे आर नॉट कलेक्टिंग इट इन प्रॉपर वे। और मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत सारे रीजनल रूरल बैंक जो है वो इसी तरीके से लॉस में है, पता है ये चीज आप लोगों को। उनके पास पैसे बहुत सारे पे तो कर दिए और वो वापस नहीं आए। द सेम सिचुएशन इज हैपेंड विद द कोऑपरेटिव बैंक एज वेल, ठीक है। चलिए, क्लियर? मैम ये पॉइंट फिर से बताइएगा। हाँ, नॉट इनफ मीन्स टू कलेक्ट एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूट द क्रेडिट इंफॉर्मेशन। जब बैंक के पास बहुत तरीके ना हो आपके क्रेडिट इंफॉर्मेशन को क्या करने के लिए, स्प्रेड करने के लिए इन बिटवीन द कॉमर्शियल बैंक, यानी कॉमर्शियल बैंक जो है ना आपस में दे हैव नो मीन्स प्रॉपरली दैट दे आर एबल टू डिस्ट्रीब्यूट द क्रेडिट इंफॉर्मेशन। तो लेट मी टेल यू वन थिंग दैट द क्रेडिट इंफॉर्मेशन, जैसे मान लीजिए कि एक्सिस बैंक है, उसके पास बहुत हाई एनपीए है, so they what for making the banking system stronger, what they can do that they can give this information to the other banks as well, that the NPA is increasing due to this reason. तो क्रेडिट रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होता है वो सारे बैंक्स में एक तो इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं होता है। सेकेंड थिंग, जो कंज्यूमर्स हैं और जो पर्सन है जो लोन ले रहे हैं उनको भी, उनके पास भी क्रेडिट इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा हाई नहीं होता है। So lack of information, credit information is also one of the reasons for the NPA. Clear? Yes, ma'am. Next one is non-efficient recovery of the debt from the overdue borrowers. Non-efficient recovery of the debt from the overdue borrowers. Non-efficient recovery of the debt from the overdue borrowers. So what is the so many rural areas basically in rural regional rural banks, like at the time when they are providing loans basically to the agricultural people, or we can say the farmers, right? But when the time is to returning back that amount, the bank is not taking the strict action, right? But because so many times it is for the welfare and all, so the way they are recovering, the recovery system is not very effective. Like the way they are asking for the money back, that is not very efficient.
ठीक है, like if you are sending the notice one time, you are sending the notice, that is a warning, but there are so many times the bank is giving this benefit कि like 6 month 1 year तक रखे हुए पैसे कोई दे नहीं रहा है, bank is not asking a lot, so recovery system is not very efficient, they are not asking for the money to return, the banking is जो bank है वो लेते हैं strict action but after a long period. So sometimes this is also the reason that जो आपका रिकवरी है डेब्ट का वो बहुत अच्छे से efficiently बैंक जो है ना वो कोई वापस लेने का कोई इनके पास प्रॉपर स्ट्रैटेजी और तरीका नहीं, समझ रहे हो? क्लियर है? क्लियर? Yes, ma'am. What is the factor of NPA? What are the various factors which contributing to NPA? That is clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So norms of provisioning की मैं बात कर रही थी. What is the norms of provisioning? तो यहाँ पर RBI ने और मतलब the norms and provisioning जो है that are being set by the RBI and are the same for all the banks in respect to NPA, और ये सबके लिए NPA के लिए सबके लिए same है. NPA के concept में NPA के term में that is similar to every bank. अब यहाँ पर NPA क्या है? They may vary to extent as per the NPA category, और यहाँ पर कुछ है 10% of allowance applicable for the total amount unpaid without making any kind of budget for the securities or any other coverage of the government guarantee. So 10% allowance applicable है. NPA जो है that is fall under the substandard category at 10% coverage, making this to total 20%. So 10% जो allowance है वो NPA के situation में आपको पे करना पड़ेगा, और सब स्टैंडर्ड में 10% तो एनपीए का कवर हो ही रहा है, 10% एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा क्योंकि वो सब स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो गया है, तो 20% पे करना पड़ेगा. और प्रोविजनल रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें डाउटफुल और अनसिक्योर्ड एनपीए के लिए, तो दैट इज डिक्लेयर्ड टू द 100%. So in short we can say that the norms of provisioning is for like NPA के लिए 10%, substandard के लिए 20% और doubtful के लिए 100%. ठीक है, तो 10% जो allowance है, अलाउंस एप्लीकेबल है आपके टोटल अमाउंट एंड पेड पे, आपको पे करना पड़ेगा विदाउट मेकिंग एनी काइंड ऑफ बजट और द कवरेज सिक्योरिटी. सब स्टैंडर्ड के लिए 20 और डाउटफुल के लिए 100. ओके, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द एनपीए ऑन द ऑपरेशन? टर्न ऑन योर कैमरा एवरीवन, टर्न ऑन योर कैमरा एवरीवन. ओके, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द एनपीए? क्या हो सकता है ये मैं नहीं बताऊंगी, ये आप लोग बताइएगा. बताइए, what is the impact of the NPA on the operation? Raise your hand. What can be the situation? Impact of NPA on the operation, tell me. Yes, Abhijit. जैसे कि कोई भी फाइनेंशियल कंपनी है वो कहीं से फाइनेंस जुगाड़ करके लेके आता है, फेस का लोन देता है, तो एक तरह से अगर हम वो हमें जो मेयर से बोरो किया है, अगर वो मेयर को पैसा नहीं देगा तो हम अपना लेंडर को पैसे नहीं दे पाएंगे, तो इसमें दोनों का लॉस हो जाएगा कि ऑपरेशन दोनों तरफ से लायबिलिटी में चला जाएगा. ठीक है, लेकिन तुमने जो बोला वो तुमने सिर्फ दोनों एस्पेक्ट दोनों डायमेंशन को लेकर बोला. एनपीए जो है दैट इज डिटोरिएटिंग द इफेक्ट ऑन द बैंकिंग सिस्टम, दैट खराब कर रहा है बैंकिंग सिस्टम को एनपीए, है ना. और इसका और क्या चीजें हो रही हैं एनपीए की वजह से? फर्स्ट थिंग दैट इज रिड्यूसिंग द प्रॉफिट ऑफ द बैंक, व्हिच आई ऑलरेडी टोल्ड यू. लाइक फॉर एग्जांपल, इन अ 1 year if the bank is earning 20 crore rupees as a interest or as a profit or as a revenue, अगर 20 करोड़ रुपीस उसका अर्न कर रहा है वो, और यहाँ पर उसका 10 से 15 करोड़ एनपीए में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट तो डिक्रीज हो रहा है ना एनपीए की वजह से. तो फर्स्ट पॉइंट इज इट इज रिड्यूस द प्रॉफिट ऑफ द बैंक. सेकंड क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? दिस रिड्यूस अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कैपिटल एडिक्वेसी. ठीक है, दिस रिड्यूसेस अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कैपिटल एडिक्वेसी. What does this mean? इसका मतलब क्या हुआ? What is the meaning of that? कि बैंक का जो कैपिटल एडिक्वेसी को खराब कर रहा है, कम कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, उसका फाइनेंशियल सिचुएशन वर्स कर रहा है. कौन डिटोरिएट कौन कर रहा है? आपका एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट. ठीक है, नेक्स्ट वन इज
bank have become averse to giving loans. The banks have become averse to giving loans and taking risk of 0%. And taking risk of 0%, thus creation of fresh credit is debarred. इसका मतलब क्या हुआ कि ड्यू टू द इंक्रीजिंग इन द एनपीए, ऑब्वियसली जो कैपिटल, आपका जो कैपिटल स्टेबिलिटी है बैंक का, वो तो खराब हो ही रहा है, साथ साथ में न्यू और फ्रेश लोन को जनरेट करने में बैंक जो है वो थोड़ा सा क्या करे, हिचकिचा रही है. इन शॉर्ट, दे वांट टू प्रोवाइड द फ्रेश क्रेडिट बिकॉज दे आर वेरी मच डीमोटिवेटेड बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग एनपीए. सो फ्रेश क्रेडिट फैसिलिटीज जो है वो कहीं ना कहीं क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है, कम हो रही है. आगे बात समझ में, यहाँ तक समझ में आया? यस मैम. एवरीवन, नेक्स्ट वन इज जो बैंक है स्टार्ट concentrating on the management of credit risk instead of बैंक बिकमिंग प्रॉफिटेबल. यानी जो बैंक है उनका जो बिल्कुल कंसंट्रेशन है दैट इज चेंज. कैसे चेंज हो गया कंसंट्रेशन? लाइक द नाउ द बैंक की जो मैनेजमेंट है, बैंक मैनेजमेंट जो है, बैंकिंग मैनेजमेंट जो है, वो क्रेडिट रिस्क पे पूरा फोकस करिए कि हम किस तरीके से क्रेडिट दे रहे हैं, क्या रिस्क एसोसिएटेड है, रादर देन मेकिंग द बैंक मोर प्रॉफिटेबल. यानी प्रॉफिट की तरफ से बैंक का ध्यान हट करके क्रेडिट रिस्क की तरफ क्या हो गया, मूव हो गया, रीडायरेक्ट, मतलब कि डायरेक्शन इज नाउ चेंज्ड. ठीक है. Next one is the fund happen to cause due to NPA. So obviously that is the normal term. जो fund है that is happen to cause due to NPA. So somehow we can say the impact of the NPA on the bank is very very worse. ठीक है. अब इसका प्रिवेंटिव मेजर्स क्या लेना पड़ेगा या क्या लिया जा रहा है बैंक की तरफ से ताकि एनपीए रिड्यूस हो जाए. अच्छा, तुम लोग में से कितने लोग 100 करोड़ के अराउंड पे इंडिया? So let me, that is the reason I am telling you that it is basically deteriorating the health of the bank. ठीक है. चलिए, what are the effects? अब क्या क्या चीजें प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं वो एनपीए के लिए लिए जा रहे हैं और एनपीए को कम करने के लिए लिए जा रहे हैं. So the first thing is taking a person's corporation CIBIL score, CIBIL, CIBIL score. CIBIL, CIBIL स्कोर. इसका मैं आप लोगों को फुल फॉर्म बता देती हूँ. क्रेडिट, ये बताते हो सिबिल क्या है एक्चुअली. सिबिल जो है दैट इज अ क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो. ठीक है. क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो है ये आपके सिबिल क्रेडिट स्कोर को जो है ना वो प्रोवाइड करता है. दे आर बेसिकली गिविंग द टूल्स दैट हाउ यू कैन बेसिकली मेजर द सिबिल स्कोर. ठीक है. सो यहाँ पर आपका क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट. तो दिस पॉइंट इज क्लियर कि आपका जो पहला चीज है जो प्रिवेंटिव मेजर लिया जा रहा है एनपीए के लिए, दैट इज टेकिंग अ पर्सन्स और कॉर्पोरेशन सिबिल स्कोर. ठीक है. अगर आप कोई भी पैसा लेंड कर रहे हैं या दे रहे हैं किसको, लोन की तरह या फाइनेंस की तरह किसी भी पर्सन और कॉर्पोरेशन को, तो फर्स्ट यू नीड टू चेक द सिबिल स्कोर. उस पर्सन के सिबिल स्कोर को आपको चेक करना पड़ेगा. सेकेंड थिंग इज अ कॉम्प्रोमाइज और यूजेस ऑफ डिफरेंट सेटलमेंट स्कीम. और आपको ना वेरियस सेटलमेंट स्कीम्स पे ध्यान देना पड़ेगा कि एनपीए के पैसे को हम किस तरीके से सेटल डाउन कर सके. ठीक है. वेरियस स्कीम्स आर प्रोवाइडेड. उसके अलावा एक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म भी है दैट इज बेसिकली प्रोवाइडेड, बेसिकली दैट इज मेड. डिस्प्यूट एक मैकेनिज्म बनाया गया है आपके डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म के लिए फॉर रिसीविंग द सेटलमेंट फास्टर, लाइक द यूजेस ऑफ डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, लोक अदालत, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल. ये इस टाइप के कुछ फास्टर मैकेनिज्म बनाए जा रहे हैं ताकि आप जो डेप्ट अमाउंट हो वो फास्टली उसको आप रिकवर कर पाए. नेक्स्ट वन इज जो डिफॉल्टर है इंफॉर्मेशन शुड बी एक्टिवली सर्कुलेटेड so that they cannot opt for any other loans finances from the elsewhere. तो यही चीज मैंने आपको बोला था कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि आपका एनपीए इंक्रीज हो रहा है. तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि अगर कोई भी बैंक में किसी भी पर्टिकुलर पर्सन या कॉर्पोरेशन ने पैसा लिया, जैसे वीडियो कॉन ने आईसीआईसीआई से पैसा लिया, once they understand that this amount is converted into the NPA, now what they need to do, they need to circulate this information to the other banks as well as they just need to provide the information to Reserve Bank of India.
ठीक है, ताकि दूसरे बैंक जो हैं उनको गलती से भी लोन ना दे दे दोबारा। आ रही बात समझ में? क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर एक प्रॉपर सर्कुलेशन सिस्टम बनाया गया है कि भाई एक भी बैंक में अगर एक भी किसी ने भी लोन लिया और उसने पैसे वापस नहीं किए, यानी एनपीए में वो कन्वर्ट हो गया, तो अब वो पर्सन ऑब्वियसली अगर वो आईसीआईसीआई से लिया, अब वो चला जाएगा एक्सिस बैंक में, तो या तो फिर एसबीआई में या फिर बैंक ऑफ इंडिया में, कहीं भी जा सकता है। तो ये सिचुएशन रेज ना हो जहां पर वो मल्टीपल सोर्स से पैसा जो है वो रेज करे, मल्टीपल सोर्स से वो लोन ले ले। तो इसी वजह से एक सर्कुलेशन सिस्टम जो है वो अभी आपका अडॉप्ट किया गया है कि भाई इसका इंफॉर्मेशन जो है दैट यू नीड टू प्रोवाइड टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड द अदर बैंक, सर्कुलेटेड वेरी फास्टली। ठीक है, डिफॉल्टर का इंफॉर्मेशन, डिफॉल्टर वो होंगे जो पैसा पेमेंट नहीं किए। नेक्स्ट वन है यूजिंग द एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी सर्विसेज। तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के सर्विसेज लेना, strict action against the large NPA. What I told you earlier, that sometimes the NPA amount is very small, like 50,000, 1 lakh rupees. So in that situation, the bank is not taking the strict action. But if the NPA is in the crores, it's very important to take the strict action. So strict action and the legal action is taken, the bank is taking now for NPA. ठीक है. Next one is legal reforms. Legal reforms are like जो आपका reforms is something सुधारने के लिए आपके reforms को बोलते हैं, legal reforms किए गए यानी legality में कुछ सुधार किए गए हैं। like क्या क्या implementation हुआ है आपका insolvency and bankruptcy code and being used more and more. तो आपका जो बोलते हैं insolvency and bankruptcy जो आपका जो situation है उसके लिए कुछ legal reforms बनाए गए हैं। उसके अलावा आपका CDR बनाया गया, corporate debt restructuring, यूजिंग सीडीआर, कॉर्पोरेट डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग। उसके अलावा आपके कुछ गाइडलाइंस वगैरह बनाए गए हैं कि अगर आपके फंड जो हैं वो वापस नहीं आएंगे अगर बैंक के पास, तो व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स विल बी हैपन। सो एक तरीके से जो प्रोपोजिंग गाइडलाइंस पर्टेनिंग टू द डाइवर्जन एंड द डिफॉल्ट ऑफ द फंड। सो दिस इज द सिचुएशन ऑफ दीज आर द प्रिवेंटिव मेजर्स व्हिच इज टेकन टू प्रिवेंट एनपीए। उसके अलावा भी कुछ लेटेस्ट मेजर जो हैं वो आरबीआई के द्वारा लिए भी गए हैं। लेटेस्ट मेजर्स आर टेकन बाय आरबीआई टू प्रिवेंट द एनपीए। क्या क्या है वो, जैसे यहाँ पर आपका एक, अच्छा मैं इससे पहले ना स्कीम ऑफ सेटलमेंट में यहाँ पर दो चीजों के बारे में बात करूंगी। आपका जो लेटेस्ट मेजर है वो तो मैं बताऊंगी, उसके अलावा मैं आपको कुछ बताऊंगी स्कीम्स ऑफ सेटलमेंट। तो यहाँ पर मैंने आपको बोला था ना कि लोक अदालत है और आपका एनसीएलटी है। एनसीएलटी क्या होता है, सुना है? रजत पढ़ो लिखो मत, तुम घूमते फिरो इधर उधर। घर पे मैम बोल रही थी कुछ दीदी। सबको क्लियर है? कंसंट्रेट ऑन योर स्टडी। कंसंट्रेशन इधर उधर रहेगा ना बेटा तो कुछ समझ नहीं आएगा, फिर आप कुछ पता भी नहीं लगेगा क्या पढ़ाई हो रहा है क्लास में। चलिए, तो लोक अदालत और मैंने एनसीएलटी के बारे में बताया कि ये जो दो मैकेनिज्म जो है वो बनाए गए हैं अभी, ताकि हम जो डेब्ट के पैसे हैं वो जल्दी से फास्टली वापस लें, है ना। तो लोक अदालत में आपका जो एनपीए होता है वो 20 लाख रुपए तक का डील होता है, यानी अगर एनपीए 20 लाख रुपीज तक का है तो दैट इज बेसिकली अ डील अंडर लोक अदालत। ठीक है, इसके लिए जो भी अथॉरिटी वगैरह है वो 20 लाख रुपए के अंदर तक जो भी पैसे हैं 20 लाख रुपीज तक, अप टू 20 लाख है यानी 20 लाख रुपए तक जो भी आपके एनपीए के अमाउंट है दैट इज डील अंडर द लोक अदालत, राइट। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द एनसीएल, आपका नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी और एनसीएलटी। एनसीएलटी और एनसीएलटी दैट इज बेसिकली इंट्रोड्यूस अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, 2013 में इसको लाया गया है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर दिस is body that has replaced the body name, पहले आपका कुछ और इसका नाम था BIFR, Board of Industrial Finance Reconstruction, और Appellate Authority for Industrial Financial Reconstruction जो था, अब ये NCLT और NCLAT में कन्वर्ट हुआ है। अब ये क्या करता है NCLT और NCLAT for the NPA and what is the functions which is done by the local अदालत for NPA, and उसके अलावा what is the latest technique, latest measures which is taken by the RBI again for preventing NPA. We are going to discuss all these points in the next class. And इसके अलावा we have to understand about the NRI account कैसे handle होता है and government account India में कैसे handle किया जाता है. So we are going to cover these two topics in the next class.
and we are going to complete the whole NP in the next class. जहां तक भी करवाया है वहां तक में किसी को भी कोई डाउट है? Anyone have any doubt in any of the point with whatever we discussed today? No. Okay. समझ में आ रहा है ना सबको एनपीए? किसी को भी Yes. कोई डाउट नहीं है? क्लियर है? एनपीए इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एंड लेटेस्ट टॉपिक एंड इट इज बेसिकली कह सकते हैं कि ये बहुत वर्स्ट सिचुएशन कर रहा है आपके बैंक का, इसीलिए इससे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसीलिए इसको अच्छे से रेडी कर लीजिए और इसके क्या क्या मेजर्स हैं और हम किस तरीके से इसको रिमूव कर सकते हैं अपने इंडियन इकोनॉमी से, बिकॉज इट इज इफेक्टिंग द इकोनॉमी, इट इज इफेक्टिंग द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बैंक. We are going to discuss it in the next class. Okay, see you all in the next class. Okay, I just want to tell you Okay.